नमस्कार दोस्तों। गंगा जमुनी नामक एक जानी मानी सांस्कृतिक संस्था के निर्देश पर मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस कहानी को लिया गया है बनारस पर आधारित एक कालजयी उपन्यास से, जिसकी रचना की है श्री शिव प्रसाद मिश्र ने। रुद्र जी का ये उपन्यास बहती गंगा, काशी की संस्कृति, लोक जीवन और गंगा जमुनी तहजीब का एक जीवंत दस्तावेज है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। माँ बाप पुकारते थे लल्लन। कॉलेज के रजिस्टर में नाम था रघुवीर शरण और सहपाठियों में उसकी प्रसिद्धि थी विमन हेटर, यानी नारी विद्वेषी के नाम से। क्या कॉलेज, क्या शहर, क्या खेल का मैदान, क्या चौक का बाजार, सभी जगह उसे जानने वाले निकल आते जो उसके नाम और उस नामकरण के कारण दोनों से परिचित रहते। उसके शरीर का वर्ण असाधारण काला था। उसकी आंखों की बनावट कुछ ऐसी थी कि यदि वो देखता बाएं तो दाहिने खड़े लोगों को यह भ्रम होता कि वह हमारी ही ओर देख रहा है। वह खद्दर की धोती, बंडी और चादर पहनता उड़ता था। पैरों में रहती थी काठ की चटपटियां। टोपी की उसे आवश्यकता ही न थी, कारण सिर पर लंबे सघन केश जाल थे, रूखे और बिखरे, उसके हृदय की अस्त व्यस्तता और रुक्षता के परिचायक। कक्षा में वह सबसे पीछे बैठता था, परंतु जब परीक्षा फल प्रकट होता तो उसका नाम सबसे आगे मिलता। सबसे पीछे उसके बैठने का मौलिक परंतु कटु कारण था कि कक्षा में सबसे आगे छात्राएं बैठती थी। यदि सामने से कोई छात्रा दिखाई देती तो वह मुंह फेर लेता, परंतु यदि वही छात्रा कुएं में गिर जाती तो बचाने के लिए वह सबसे पहले कुएं में कूद पड़ता। किसी ने उसे एक कैलेंडर भेंट किया। उस पर राधा कृष्ण का एक नयनभिराम चित्र था। दूसरे ही दिन उसके कमरे में लोगों ने देखा कि कैलेंडर टंगा है। उस पर कृष्ण की आकृति ज्यों की त्यों चमक रही है, परंतु राधा का स्थान दीवार की नीलिमा ने ले रखा है। उसके अंग्रेजी पाठ्यक्रम में एक ऐसी पुस्तक भी थी जिसके आरंभ में लेखिका का मनोहर चित्र था। उसने अपने कुछ सहपाठियों के साथ जाकर उक्त पुस्तक खरीदी। दूसरे दिन उन सहपाठियों ने देखा कि विमन हेटर की उक्त पुस्तक पर बढ़िया मोटा चिकना कागज चढ़ा है, परंतु लेखिका का चित्र बड़ी सफाई से साफ कर दिया गया है। स्त्रियों से भद्दा मजाक कर उनकी चप्पल तक खाने वाले उसके पिता देवीचरण ने जब अपनी रक्षिता को घर में ही ला बिठाया तो उसने पितृभक्त को ठोकर मार दी और पिता के सामने ही उनकी रक्षिता को केशकर्षण द्वारा बाहर निकाल दिया। परंतु उसी दिन शाम को उसके पिता के मोटर चालक झींगुर ने उससे यह कहा कि एक बड़े घराने की पढ़ी लिखी कुलवधू पति की बदचलनी से व्यथित होकर गृह त्याग करने को तैयार है और यदि उसने उससे विवाह न किया तो वह गुंडों के पंजे में पड़ जाएगी। तो विमन हेटर ने तुरंत उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया। ऐसा था विरोधी गुणों का सम्मिश्रण वह विमन हेटर। उस दिन ए हॉस्टल में इस संवाद से बड़ी सनसनी फैल गई कि उसी हॉस्टल का निवासी एक छात्र कॉलेज से निकाल दिया गया है। जगह जगह लड़कों का झुंड इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। एक छात्र अस्वस्थतावश कॉलेज न जा सका था। उसके कमरे में एक दल ने पहुंचकर खबर सुनाई। बेचारा जनार्दन रस्टिकेट हो गया। क्यों? उसने क्या किया था? प्रश्न हुआ। उत्तर मिला, कुछ नहीं, यूं ही बेकार। पुनः प्रश्न हुआ, फिर भी कुछ तो बात होगी ही, अकारण तो कोई निकाला नहीं जाता। सुंदरियों की सनीचरी दृष्टि पड़ जाना ही क्या पर्याप्त कारण नहीं? एक छात्र ने कहा। सुंदरियों की या सुंदरियों पर? दूसरे छात्र ने टीका की। एक ही बात है, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, परिणाम एक ही होगा, कटेगा खरबूजा ही। तीसरे छात्र ने दार्शनिक भाव से उत्तर दिया। ठीक कहते हो, चौथे छात्र ने समर्थन के स्वर में कहा। हमारी नज़र सुंदरियों पर पड़े या सुंदरियों की नज़र हम पर पड़े, हर हालत में बर्बाद हम ही होंगे। आप क्यों बर्बाद होने लगे जनाब?
छात्रों की वार्ता के बीच विमन हेटर का जलद गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। वह धीरे धीरे कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। क्रोधवश वह कांप रहा था। मंडली में सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए फिर गरजा, इतना बड़ा अन्याय देखकर भी आप लोग उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं कर रहे? इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? आज जनार्दन निकाला गया, कल मैं निकाला जाऊंगा, परसों अन्य निकाले जाएंगे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम हों, आप हों या अन्य कोई। एक छात्र ने कहा। जनार्दन ने क्या किया था जिसका उससे यह फल मिला? विमन हेटर ने गुस्से से पूछा। कुछ तो किया ही होगा, तब ऐसा हुआ। अगर जनार्दन ने कुछ न किया होता तो लड़की शिकायत ही क्यों करती और अधिकारी उस पर ध्यान ही क्यों देते? पहले छात्र ने ठिठाई से बात आगे बढ़ाई। विमन हेटर आपे से बाहर हो गया। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, क्या अधिकारी मनुष्य नहीं? क्या सुंदरता का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता? क्या लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती? लड़की क्यों झूठ बोलेगी? जी हाँ, लड़कियां तो अब हरिश्चंद्र हो गई हैं। चाहे आप लड़कियों को झूठी कहें या अधिकारियों को पक्षपाती बताएं महाशय, लेकिन सच पूछिए तो पक्षपाती आप हैं। वह जमाना गया कि औरतें पुरुषों द्वारा सताई जाती रहें, उनकी बेइज्जती होती रहे और शर्म उनकी जुबान न खुलने दे। यह समानता का युग है। यदि आप परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं तो कुसुम भी द्वितीय स्थान प्राप्त करने में पीछे नहीं रहती। जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसी में लड़कियां भी। जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं वही उन्हें भी। अब सबके साथ समान व्यवहार होगा। बाबा मेरे, यही तो मैं कह रहा हूं, चिढ़ते हुए विमन हेटर ने जवाब दिया। समानता का व्यवहार करते हो तो निष्पक्ष भाव से करो। दोषी लड़के को निकालते हो तो दोषी लड़की को भी निकालो। अब आए आप रास्ते पर, पहले छात्र ने कहा। यह तो मानेंगे ही कि छेड़छाड़ पहले लड़के ही शुरू करते हैं? जी हाँ, पर इसके लिए उन्हें बाध्य करती हैं लड़कियां ही। किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं कि बिना इशारा पाए किसी लड़की की ओर आंख भी उठा सके। यह तो आप धांधली पर उतर रहे हैं। हरगिज नहीं। आज ही की घटना मेरे कथन का प्रमाण है। मैंने आदि से अंत तक आज का तमाशा देखा है। कहिए। सुनिए, कुमारी कुसुम अन्य 2 लड़कियों के साथ हॉस्टल से आ रही थी। जनार्दन भी उधर ही टहल रहा था। कुसुम ने उसकी ओर देखकर लड़कियों से कुछ कहा और तीनों ही हंस पड़ी। जनार्दन ने भी तबीयतदारी दिखाई और मुस्कुरा दिया। कुसुम ने उसकी मुस्कुराहट के जवाब में अपनी चप्पल की ओर इशारा कर दिया। बदले में जनार्दन ने अपने बटन होल का फूल निकालकर उस पर फेंक दिया। बस, अब कुसुम की बेइज्जती हो गई। उसने फूल उठा लिया और प्रिंसिपल के पास जाकर रिपोर्ट की। प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत सुन दोनों लड़कियों की गवाही ली और जनार्दन को वर्ष भर के लिए कॉलेज से निकाल दिया। अब बताइए गोपी बाबू, इसमें किसका दोष था? सरासर कसूर जनार्दन का है। कुसुम ने उसे चप्पल मारा तो था नहीं, केवल दिखला दिया था। तब उसने फूल क्यों फेंका? गोपी ने पूछा। मुंह चिढ़ाता हुआ विमन हेटर बोला, तो जनार्दन ने भी तो केवल फूल ही फेंका था, कोई वज्र नहीं गिराया। गोपी बाबू, जब लड़कियां चमक दमक, बनावट सजावट, चलन और सभ्यता में यूरोप को आदर्श मानती हैं तो गौरव का इतना भारतीय भाव क्यों? आधा तीतर और आधा बटेर, यह तो अच्छा नहीं। अभी विमन हेटर की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि उसके एक मित्र शर्मा ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, यार तुम यहाँ बैठे बहस कर रहे हो, वहाँ जनार्दन जा रहा है, उसका सामान इक्के पर रखा जा चुका। सभी लड़के जनार्दन से मिलने दौड़ पड़े। जनार्दन सीढ़ी उतर रहा था। रेलिंग पर से गोपी ने झुककर पूछा, कहो जनार्दन, क्या हाल है? जवाब में जनार्दन एक शेर पड़ता हुआ नीचे उतर गया। जान तो कुछ गुजर गई उस पर, मुंह छिपा के जो कोसता जाए, लाश उठेगी जबकि नाज के साथ, फेर कर मुंह वह मुस्कुरा जाए। सदा की भांति विमन हेटर कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। हिंदी के अध्यापक कामायनी पढ़ा रहे थे। उनके मुंह से निकला, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और तुरंत ही विमन हेटर ने अपने मित्र शर्मा का हाथ दबाकर बाहर निकल चलने का इशारा किया। दोनों बाहर निकल आए और कक्षा के पीछे उद्यान में चले गए। वहां जाते ही शर्मा ने पूछा, यार तुम्हें औरतों से इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है?
उत्तर में विमन हेटर मुस्कुरा दिया। शर्मा ने फिर कहा, भाई तुम्हारी मुस्कुराहट तो तुमसे भी अधिक रहस्यमयी है। फिर भी आज तुम्हें अपने इस स्वभाव का कारण मुझको बताना ही होगा। वह बड़ी लंबी कथा है शर्मा जी, संक्षेप में कहो। बिना सुने तुम न मानोगे? नहीं। अच्छा, तो फिर सुनो, विमन हेटर कहने लगा। मैं, गोपी, जनार्दन और कुसुम चारों ही एक मोहल्ले के अर्थात चौखंबा के रहने वाले हैं। चौखंबा बहुत बड़ा मोहल्ला है, इसलिए एक ही मोहल्ले में रहते हुए भी हम लोगों के घर एक दूसरे के बहुत पास नहीं हैं। केवल मेरा और कुसुम का मकान एक दूसरे से सटा हुआ है। मेरी और कुसुम की प्रारंभिक शिक्षा एक साथ ही आरंभ हुई। मैं स्कूल में भर्ती हुआ, वह कन्या पाठशाला में। समय बीतता गया और हमारी मित्रता गाढ़ी होती गई। उस साल हम दोनों एक साथ हाई स्कूल परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियां थी। एक दिन शाम को टहलकर जब मैं घर वापस आया तो मेरी छोटी बहन दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली, भैया मिठाई खाने को दो तो एक बात बताऊं। ना, न मैं मिठाई खाऊंगा और न तेरी बात सुनूंगा। अच्छा मिठाई मत खाओ, बात तो सुन लो। ना, मैं तेरी बात भी न सुनूंगा। अपनी बहन को यही जवाब देकर मैं अपने कमरे में घुस गया। बाहर से ही बहन ने कहा, कुसुम के साथ आपका ब्याह होगा। कुसुम की माँ आई थी। जिस बात की आशा न थी, जिसके बारे में कभी कुछ सोचा तक न था, वही बात सुनकर भी मुझे आश्चर्य न हुआ। मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे मैं बहुत दिनों से कुसुम का पति हूँ और उस पर मेरा चिर अधिकार है। मैं यह भूल गया कि मैं कुरूप हूँ, मेरा रंग काला है, मेरी आंखें नीरस हैं और मेरी समूची बनावट विभत्स है। मैं सुंदरी कुसुम के योग्य नहीं। रात बीत गई, प्रभात हुआ। मैं अपनी छत पर से डांक कर कुसुम की छत पर पहुंचा। कुसुम भी अभी अभी सोकर उठी थी। प्राची का अरुण सौंदर्य उसके कोमल कपोलों पर अनुराग बनकर नृत्य कर रहा था। अलसाई आंखों में जैसे शत शत बसंत की मधुमाया लहरा रही थी। मैंने उससे कहा, कुसुम, मेरे साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम्हें स्वीकार है ना? कुसुम ने मार्मिक दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, नहीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे प्यार को घृणा करती हूं। क्यों? क्योंकि तुम असुंदर हो। यह सुनकर मैं ठहर न सका। घूमकर सीधा भागता हुआ अपने कमरे के शीशे के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा जैसे विश्व का समस्त असौंदर्य मेरे शरीर में समाया हुआ है। जिस प्रकार सारस की ग्रीवा, 12 सिंगों की टांगों, गधे की मूर्खता और अन्य पशुओं की विभिन्न कुरूपताओं की समष्टि ऊंट है, वैसे ही मनुष्यों में मैं हूं। सच कहता हूं भाई, मेरी कुरूपता ने जैसी पीड़ा मुझे दी, वैसी किसी ने किसी को भी न दी होगी। उसी दिन से यह समझकर कि सौंदर्य की अधिकारिणी स्त्रियां ही हैं, उनसे मुझे घोर घृणा हो गई। इसके बाद कुसुम के यहाँ मेरा जाना छूटा और गोपी का बढ़ा। गत वर्ष मैंने सुना कि कुसुम की शादी जनार्दन से होने वाली है, किंतु उस पर गोपी का असाधारण अधिकार है। उसी के कहने से उस दिन कुसुम ने जनार्दन को कॉलेज से निकलवा दिया, इसलिए कि वह कुसुम के माँ बाप की दृष्टि में गिर जाए। रघुवीर की बातें अभी समाप्त भी न हो पाई थी कि किसी की पग ध्वनि सुन पड़ी। दोनों ने घूमकर देखा कि कुसुम आ रही है। कुसुम ने वहां आकर अपना हाथ रघुवीर के कंधे पर रख दिया। शर्मा धीरे से टल गया। कुसुम का हाथ कंधे पर पड़ते ही रघुवीर चौंका, जैसे बिजली का करंट छू गया हो। वह भागना चाहता था कि कुसुम ने उसके कुर्ते का छोर पकड़ लिया। तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे छोड़ दो, रघुवीर ने गरज कर कहा। तुम पुरुष हो, बली हो, छुड़ा लो। तो तू नहीं मानेगी बेहया? विमन हेटर ने करारा धक्का दिया। कुसुम गिरते गिरते बची। उसे धक्का देकर ज्यों ही वह घूमा कि प्रॉक्टर मिस्टर सिन्हा दिखाई पड़े। उन्होंने पूछा, क्या बात है? रघुवीर चुप हो गया। प्रॉक्टर ने कुसुम से कहा, चलो रिपोर्ट करो, इसने क्या किया है? कुछ नहीं, कुसुम ने कहा। इसने तुम्हें धक्का देकर गिराया है, प्रॉक्टर बोले। कहाँ? वह तो मेरी धोती मेरे पैरों में फंस गई थी। सिन्हा मुस्कुराते हुए चले गए। विमन हेटर सिर नीचा किए खड़ा था। बोला, कुसुम तुम रिपोर्ट करो। नहीं। क्यों? वैसे ही। मैं तुमसे घृणा करता हूं।
मैं तुम्हारी घृणा को प्यार करती हूं। घंटा बजा। लड़के कक्षा से गुनगुनाते हुए निकल पड़े। नारी तुम केवल श्रद्धा हो।